चलिए कैसे है? तो अभी आपका कौन सा सेट होगा? सेट नंबर 10 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट और देखते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी का डिस्कशन हो चुका, देख लिए। चलिए अब ज्योग्राफी की बारी। पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। चावल का, कपास का, गन्ना का, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आपको कल भी बताए हैं, कल के डिस्कशन में भी ये चीजें हुआ है, किसके उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, चलिए चावल, कपास, गन्ना, इस सब के उत्पादन में दूसरा स्थान था। ठीक है, 2017 के अनुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर चावल की बात करें, चावल आपका सबसे ज्यादा कहां होता है? चावल सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद गेहूं, गेहूं कहां? यूपी में। गेहूं कहां? यूपी में। और प्रति हेक्टेयर की बात की जाए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? पंजाब का। किसका? पंजाब का पहला स्थान है। गेहूं और चावल में प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो पंजाब पहले स्थान पे आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा मुख्य खाद्य पदार्थ आपका मक्का है। मक्का, मक्का उत्पादन में पहला स्थान किसका? कर्नाटक का। कर्नाटक पहले स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जूट, जूट उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चाय के बारे में सबको पता है, कहां? असम। चाय कहां? असम। कॉफी कहां? कर्नाटक। कॉफी कहां? कर्नाटक में। कॉफी कर्नाटक है। ठीक है, उसके बाद दलहन, जितनी भी दाल की फसलें हैं इसमें पहला स्थान, और मसाला, मसाला में भी पहला स्थान किसका है? दलहन और मसाला दोनों में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। तिलहन की बात करें, तिलहन की बात करें तो तिलहन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान। राजस्थान का पहला स्थान तिलहन में हो जाएगा। क्लियर है? गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? यूपी का। किसका? यूपी का पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका क्या हुआ? 111 का डी आपका सही आंसर हो गया। 111 का डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति, ये चीजें कल भी बताए थे। कल का सेट का अगर आप डिस्कशन देखे होंगे तो उसमें बताए थे राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ था। तो अब आप बताइए कब लागू किया गया था? ए 1952, बी 1963, सी 1978, डी एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है सबसे पहले 1952 में आई, फिर उसके बाद उसमें संशोधन किया गया 1988 में। कब? 1988 में। इसके अनुसार कितना वन होना चाहिए? टोटल भूमि का 33% भारत में लक्ष्य रखा गया। तो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 की, 1952 की है। लेकिन संशोधित वन नीति की बात करें तो वो कब का है? वो है 1988 का। 1988 का है। ठीक है, और कितना वन होना चाहिए? वन आपका 33% होना चाहिए, यानी कुल भूमि का कितना परसेंट? 1/3। कुल भूमि का 1/3 होना चाहिए। कुल भूमि का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद केंद्रीय वन अनुसंधान कहां पे है? अगर वन की बात हो रही है तो केंद्रीय वन अनुसंधान कहां है? देहरादून। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान की बात करें तो ये कहां है? देहरादून में स्थित है। देहरादून। ठीक है, सबसे ज्यादा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वन कहां पे है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, हर 2 साल के बाद रिपोर्ट आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन आपका कहां हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां होगा? कम आपका हरियाणा। ठीक है,
वन सर्वे का रिपोर्ट भी जारी हो चुका है। ठीक है, वन सर्वे का रिपोर्ट आपका जारी हो चुका है। चलिए 23 वाला, 21 के बाद 23 में होना था तो 23 वाला हो गया। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से कहां पे, मिजोरम में, कहां पे, मिजोरम में हो गया, लेकिन ये 2021 के डाटा के अनुसार है आपका। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1952। 112 का आंसर क्या हो गया, 1952 इसका सही आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 113, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर देंगे, सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है उत्पादन करने वाला राज्य? महाराष्ट्र है। और सबसे ज्यादा अगर विद्युत खपत की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे खपत? महाराष्ट्र में ही होता है, उसके बाद यूपी में। महाराष्ट्र में ही होता है, उसके बाद यूपी में होता है। अगर हम खपत की बात करें तो खपत में भी पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का ही पहला स्थान है। और दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? ठीक है, चलिए वैश्विक ऊर्जा का 45% 2030 तक भारत यूज करेगा, ऐसा भी है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा का कितना परसेंट? वैश्विक ऊर्जा की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा का 45%, 45% कब तक? 2030 तक, 2030 तक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 114, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लंबाई कितनी है लगभग? ठीक है, तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर, 8000, 6100, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? कुल तट रेखा की बात करें तो कितना? कुल तट रेखा की बात करें तो कितना है? 7500। चलिए देखिए, सबसे पहले कितना हो जाएगा आपका? 7516.5 है। कितना है? 7516.5 हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि आपका ये हो गया, ये वाला आपका मुख्य भूमि हो गया, और ये आपका तटीय इलाका। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? यहां तक है, यहां से तो फिर बांग्लादेश ही लगता है ना, बांग्लादेशी इधर। तो इसकी मुख्य भूमि की बात करें तो 6100। कितना? 6100। लेकिन कुल तटीय भाग, कुल तटीय भाग में तो ये शामिल होगा ही होगा, यहां जो लक्षद्वीप है ये भी आपका शामिल होगा, और यहां जो अंडमान निकोबार दिख रहा है ये भी शामिल होगा। यानी इस तीनों को मिलाकर टोटल तटीय लंबाई कितनी है? 7516.5 है कुल तटीय लंबाई। कुल तटीय लंबाई कितनी? 7516.5 है। ठीक है, अच्छा ये तो तटीय भाग का हो गया। अब स्थल सीमा की बात करें, स्थल सीमा, स्थल सीमा आपका यहां से होगा। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? ठीक है, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी ये भी बताना है। ठीक है, स्थल सीमा की तो ये है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा का टोटल लंबाई हो जाएगा। तीनों डाटा याद रखेंगे। ठीक है, स्थल सीमा का 15,200, मुख्य भूमि के तटभाग का 6100 और टोटल तट भूमि का 7516.5। ठीक है, और अगर सिर्फ इसका पूछेगा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कितना है, तट रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई अगर देता तो 6100 होता, यहां पे तट रेखा की कुल लंबाई है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 6100। यहां पे मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई होता, मुख्य भूमि के तट रेखा की। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दोनों बात आप समझ लिए, मुख्य भूमि आपका सिर्फ ये होगा। हालांकि आपके आंसर में ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, तट रेखा में तो मुख्य भूमि का भी आएगा और अंडमान निकोबार वाला भी आएगा और आपका लक्षद्वीप भी आ जाएगा, है ना, लक्षद्वीप भी आएगा, तीनों आएगा। तो तीनों कितना हो जाएगा? 7516.5, 7516.5। और अगर मुख्य भूमि का रहता तो मुख्य भूमि का क्या होगा? 6100। ये आपका मुख्य भूमि का हो जाएगा। ठीक है,
आपके इस टेस्ट के आंसर में आपको जो मिला होगा उसमें कितना दिया हुआ है, उसमें 6100 ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो वो 6100 क्या लेके दिया है, मुख्य भूमि को लेकर दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030, 2025, 2035, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत सरकार का अलग है और बिहार सरकार का अलग है। अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार का लक्ष्य है 2040 तक। बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक है? 2040 तक। 2040 तक बिहार सरकार का लक्ष्य है और भारत सरकार का लक्ष्य 2070 तक है। 2070 तक भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन में बात कर रहे हैं, 2070 तक हो जाएगा। ठीक है, 2070 तक होगा। नेट जीरो का लक्ष्य भी 2070 तक ही है। नेट जीरो का लक्ष्य भी 2070 तक ही है। नेट जीरो भारत सरकार के नेट जीरो का लक्ष्य भी 2070 तक ही होगा। ठीक है, उसके बाद टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत ये लक्ष्य कब तक है, ये आप बताइए। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक है, ये आप बताइए। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ना 30, ना 25, ना 35 होना चाहिए, क्या 40 होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं, तो आंसर हो गया आपका 115 का ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई। हाँ, टीबी मुक्त कब तक? 2025 तक। टीबी मुक्त कब तक? 2025। 2025 चल रहा है ना, 2025 तक भारत सरकार का टीबी मुक्त लक्ष्य रखा गया था। और मलेरिया उन्मूलन 2030, मलेरिया टीबी मुक्त 2025, और अगर मलेरिया का पूछा जाएगा तो 2030। मलेरिया आपका 2030 हो जाएगा। और 2030 ही भारतीय रेल का नेट जीरो का लक्ष्य है। 2030 ही भारतीय रेल के द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा गया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी 2030 तक भारतीय रेल के द्वारा रखा गया। भारत सरकार का 2070 तक है। भारत सरकार का 2070 तक हो जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 116, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गाद, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गाद ये सब होगा। तो क्या होगा आंसर आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 116 का डी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 117, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैस का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा पाई जाती है? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा। कितना? 78% पाया जाता है ना, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना? 21% ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां क्या बोल रहा है? कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 117, 200 किलोमीटर तक। कितना? 200 किलोमीटर तक हो जाएगा। 200 किलोमीटर तक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल सबसे निचली परत हो जाएगी। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती है वो सब कहां पे घटित होती है? क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटित होती है। ठीक है, सबसे निचली परत है ये। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है ये बताना है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत उत्तरी अक्षांश में
भारत जो है उत्तरी अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें तो कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपसे देशांतरीय विस्तार में कितना का अंतर है ये पूछा गया है, देशांतरीय विस्तार में कितना का अंतर है ये पूछा गया है, बताइए कितना हो जाएगा। लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। देशांतरीय विस्तार में कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है देखिए, लगभग कितना डिग्री का अंतर है, लगभग कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर लगभग आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये देशांतरीय विस्तार आप याद रखेंगे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना का 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है भारत का ये आपको बताना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष की घटना है, 1980, 1982, 84, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। भोपाल गैस त्रासदी कब की घटना है, 2 से 3 दिसंबर 1984, 2 से 3 दिसंबर 1984 की घटना है, 2 से 3 दिसंबर 2-3 दिसंबर 1984 की घटना है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइट कौन सा गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस है, ठीक है। इस गैस के रिसाव से हुआ था आइसोसाइनाइट, इस गैस के रिसाव से ही हुआ था। और कौन सी फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री या कारखाना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1984, इसका सही आंसर हो गया 1984, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 की घटना है, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं ये बताना है। गंगा नदी का 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। किन 2 धारा के मिलने से गंगा नदी बनती है, किन 2 धारा के मिलने से गंगा नदी बनती है ये बताना है। चलिए तो किन 2 धारा के मिलने से, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, किसकी, भागीरथी और अलकनंदा धारा जब मिलती है तो क्या कहलाता है, गंगा नदी, उसका गंगा नाम पड़ता है, ठीक है। ऐसे पहले आप पढ़े होंगे गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, कहां से, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। लेकिन गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है, कौन सी, भागीरथी। और अलकनंदा की धारा आती है, ठीक है, अलकनंदा की धारा आती है। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा की धारा बनती है, वो आती है सीधे और भागीरथी से मिलती है देव प्रयाग में। देव प्रयाग में मिलने के बाद भागीरथी और अलकनंदा नाम पड़ता है, ठीक है। ये एक जगह है आपका बद्रीनाथ, कौन सा जगह है, बद्रीनाथ एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे विष्णु गंगा और इधर से आपकी धौली गंगा, ठीक है, दोनों धाराएं आई, इधर से विष्णु गंगा, ये आपका विष्णु गंगा है, और ये आपका कौन सा है, धौली गंगा है, ठीक है। दोनों आके कहां पे मिलेगी, ये इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। इस जगह पे मिलने के बाद जो धारा बनेगी उस धारा का नाम होगा अलकनंदा। इस धारा का नाम क्या है, अलकनंदा। ये बहुत ज्यादा गहरी होती है, इसमें महासीर नाम की मछली भी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें कई सारी धाराएं आकर मिलती है, ठीक है। जैसे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है, ठीक है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। तो ये सब धारा मिलते जाती है, आगे बढ़ते जाती है, और फिर जब आगे बढ़ती है बहुत सारी धाराएं आकर मिलती है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है देवप्रयाग, कौन सा है, देवप्रयाग एक जगह है, और फिर इधर से भागीरथी नदी आकर यहाँ पर मिलती है, कौन सी, भागीरथी नदी आकर मिलती है। ये अलकनंदा और ये भागीरथी देवप्रयाग में मिली और फिर आगे बढ़ी, ठीक है। तो यहां से इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा, यहां से इसका नाम पड़ता है, क्या, गंगा इसका नाम पड़ता है, ठीक है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525। गंगा की कुल लंबाई 2525 है। बिहार में गंगा की कितनी लंबाई है ये आपको बताना है, बिहार में गंगा की कितनी लंबाई है ये आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है, ये बात यहां तक क्लियर है। अच्छा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है, 2001 का, 5 का, 10 का, 1 से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है, 1 का है, 5 का है, 10 का है, 1 से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ये आपका 2005 का है, कब का है, 2005 का है, ठीक है, 2005 का है, ठीक है। इसके 3 चरण हैं, जिसमें आपका पहला प्रशिक्षण होता है, दूसरा आपका जिस समय बाढ़ आता है उस समय किस तरह से उससे बचा जाए वो है, और आपका तीसरा जो है, तीसरा हो जाता है क्या, कि बाढ़ आने के बाद जो चले जाता है उस समय क्या किया जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, आवाज सही है, आवाज सही है। आटाकामा मरुस्थल ये आपका चिली में है, कहां पे है आटाकामा मरुस्थल, चिली में हो जाएगा, चिली में, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल कौन सा, आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। आगे आपका आटाकामा कहां पे, चिली में, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। इसके अलावा पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का कहां है, अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में हो जाएगा, ठीक है, पेंटागोनिया कहां पे, अर्जेंटीना में। रब उल खाली मरुस्थल कहां है, ये आप बताइए, रब उल खाली मरुस्थल कहां है। गिम्पसन मरुस्थल, ठीक है, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिम्पसन ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये कहां है, ऑस्ट्रेलिया में, कहां है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद अमेरिका में कौन कौन सा है, सियरा निवेदा कहां पे, अमेरिका में, सियरा निवेदा कहां, अमेरिका में होगा, ठीक है। गोबी मरुस्थल ये कहां है, गोबी मरुस्थल कहां है ये बताना है, बहुत बार बता चुके हैं। टकला मकान कहां, चीन, टकला मकान कहां, चीन में, टकला मकान मरुस्थल चीन। थार भारत और पाकिस्तान, क्लियर है, का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। 122 का बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 123, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, तीव्र ग्रह कौन सा है, शुक्र है, बुध है, शनि है, 1 से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, शुक्र, बुध, उसके बाद आपका क्या है, शनि। चलिए देखते हैं, पहला कौन सा है, शुक्र है। शुक्र कौन सा ग्रह है, शुक्र आपका सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की भगिनी भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। उसके बाद सांझिया भोर का तारा, सांझिया भोर का तारा किसे कहते हैं, वो भी शुक्र को कहा जाता है, सांझिया भोर का तारा, ठीक है। उसके बाद अगला सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। शुक्र के पास अपना
कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसी तरह बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है, शनि के पास उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो जाएगी। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास? शनि के पास है। उसके बाद किसके पास है? उसके बाद बृहस्पति के पास है। उसके बाद किसके पास है? बृहस्पति के पास। उसके बाद हो जाएगा दूसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, 122 का, 122 का, हाँ दक्षिणी अमेरिका होगा, सॉरी उत्तरी चिली होगा। ठीक है, ये उत्तरी चिली में है, चिली के उत्तरी हिस्से में है और दक्षिण अमेरिका में है। सॉरी ये गलती हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन देख रहे थे, बताइए इसका आंसर, बताइए इस 123 का। हाँ, बुध। अत्यधिक तीव्रतम ग्रह कौन सा हो गया? बुध आपका अत्यधिक तीव्रतम ग्रह हो गया। ठीक है, अत्यधिक तीव्रतम बुध। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 124, मकर संक्रांति क्या है? चंद्र ग्रहण, फसल काटने का त्योहार, पतंग महोत्सव, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति क्या है? क्वेश्चन नंबर 124। तो मकर संक्रांति क्या है? फसल काटने का त्योहार है। जब फसल कटता है, ठीक है, धान कटता है, तिल कटता है, ठीक है, तो उस समय कौन सा फसल कौन सा पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं? मकर संक्रांति। जिसे कि हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में क्या क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिल संक्रांत कहते हैं क्योंकि तिल का यूज होता है, मकर संक्रांति भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति क्या है? फसल काटने का, जो आ भी रहा है ना। पहले 14 जनवरी को मनाया जाता था, अब मैक्सिमम जगह 15 जनवरी को मनाया जाता है। मेनली उसमें क्या चूड़ा का यूज किया जाता है, उसके साथ आपका तिलकुट होता है या तिल का लड्डू होता है जो घर में बना होता है। घर में बना हुआ और भी मूढ़ी का, चूड़ा का जो लड्डू होता है, जिसको कि लाई भी बोला जाता है, वो हो जाएगा। दही हो जाता है ना, उसके साथ फिर आपका सब्जी भी हो जाता है। ये सारा कुछ आपका मकर संक्रांति में होता है। तो चलिए अब डेट भी देखते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति होता है ना, ये भी हम आपको बताए हैं। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। जैसे ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है ना, इसके समानांतर ऊपर में क्या होगा? इसके समानांतर ऊपर में आपका कर्क संक्रांति। ये कर्क रेखा पर जब सूर्य होगा, कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है, वो कौन सा दिन है? 21 जून का। कौन सा है? 21 जून का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपका मकर रेखा, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है ना। तो जब यहाँ पे सूर्य होता है तो यहाँ पे दिन लंबा होता है, दिन लंबा होता है, रात छोटा होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं। और जब यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ पे सूर्य होता है, तो इसको जब मकर रेखा पर होता है तो मकर संक्रांति, मकर संक्रांति या शीत आयातांत बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? शीत आयातांत बोलते है। ठीक है, ये आपका कब ये आपका और क्या हो जाएगा इस दिन? इस दिन मकर रेखा पर दिन लंबा, मकर रेखा पर दिन लंबा और रात छोटा होगा। मकर रेखा पर दिन लंबा और रात छोटा। ठीक है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति यही होता है ना। और ये कब होता है? हाँ, कब होता है? 22 दिसंबर, बिल्कुल सही है, ये 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। विषुवत रेखा पर दो डेट, विषुवत रेखा पर दो डेट है जब आपका दिन लंबा और रात छोटा होता है। ठीक है, जिसको कि शरद विषुव और बसंत विषुव बोलते हैं, शरद विषुव और बसंत विषुव बोला जाता है। कौन कौन सा है? 21 मार्च और 23 सितंबर है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये आपका विषुवत रेखा पर 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर हो। ठीक है, 21 मार्च और 23। इसका आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 125, नदी का अधिकतम अपर्दन क्षमता वहां अधिकतम होता है जहां गहराई अधिक हो, चौड़ाई अधिक हो, वेग अधिक हो, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। 125 का क्या हो जाएगा आंसर? 125 का क्या होगा?
चलिए, तो जहाँ वेग ज्यादा होगा वहीं पर अपर्दन जो है वो भी आपका अपर्दन क्षमता अधिकतम होगी। ठीक है, वेग अधिक होगा तो नदी का अधिकतम अपर्दन क्षमता वहां पे होगा। ठीक है, अपर्दन कब होता है? जब मलबा हो नदी में, आपका क्या हो, जब मलबा जमा हो, उसके बाद प्रवाहित जल की मात्रा, नदी तल का जो बनावट होता है वो भी होता है। 125 का आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126, भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या नियंत्रण, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट की गति, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो भूकंप आने का कारण क्या है? प्लेट की विवर्तनिक गति यानी टेक्टोनिक प्लेट की गति जो है ये भूकंप आने का कारण है। तो 126 का आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। ठीक है, सी सही आंसर हो गया। भूकंप को हम लोग नापते किस में है? रिएक्टर स्केल में। किसमें? रिएक्टर स्केल में नापते हैं, रिएक्टर स्केल में नापते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। भूकंप का अध्ययन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। भूकंप की जो तरंगे होती है 3 तरह की होती है, पी तरंग, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी और एल से लव वेव। ठीक है, पी को प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंग बोलते हैं। एस को द्वितीयक तरंग बोलते हैं, द्वितीयक तरंग बोलते हैं। और एल जो है इसको लव वेव कहा जाता है, लव वेव कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है। सबसे पहले प्राथमिक तरंग आता है। प्राथमिक तरंग जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्राथमिक तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ, ये प्राथमिक तरंग आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। प्राथमिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है और द्वितीयक तरंग आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। और इसका रीजन क्या आने का? विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक प्लेट की जो गति होती है, जब प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो भूकंप आता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 127, आयतन के दृष्टिकोण से वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से? आयतन के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर, सबसे ज्यादा कौन सा? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है 0.93% आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। ठीक है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78% लगभग। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है कितना? 21% है। उसके बाद आपका आर्गन है, आर्गन है कितना है? आर्गन, आर्गन 0.93% है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि कितना है आपका? 0.03% हो जाएगा। ठीक है, आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल में पाया जाने वाला एकमात्र अक्रिय गैस कौन सा है? वो आपका आर्गन है। वायुमंडल में पाया जाने वाला आपका एकमात्र नहीं, वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक अक्रिय गैस। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाने वाला गैस कौन सा हो जाएगा? पाया जाने वाला गैस आपका आर्गन हो जाएगा। आर्गन सर्वाधिक मात्रा में। अच्छा, सबसे कम, सबसे कम, ये अक्रिय गैस है। आर्गन कैसा है? अक्रिय, पाया जाने वाला अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में वायुमंडल में, वायुमंडल में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, पाया जाने वाला अक्रिय गैस, ये कौन सा होगा? सबसे कम वायुमंडल में पाया जाने वाला अक्रिय गैस ये हो जाएगा आपका जेनॉन। कौन सा हो जाएगा? जेनॉन आपका हो जाएगा, जो सबसे कम पाया जाता है वायुमंडल में। और नहीं पाया जाने वाला रेडॉन होगा। नहीं पाया जाने वाला कौन सा हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला, नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस, नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होगा? आपका रेडॉन हो जाएगा। कौन सा? रेडॉन हो जाएगा। ये रेडॉन जो है ये सबसे भारी अक्रिय गैस है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे भारी अक्रिय गैस आपका रेडॉन है। ये चीजें समझे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, एक बार
फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 दूसरे स्थान पे, आर्गन 0.93। अब हम आर्गन की ही बात करते हैं। आर्गन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है, जेनॉन है। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस की बात कर रहे हैं, नोबेल गैस की बात कर रहे हैं। सबसे कम मात्रा में वायुमंडल में कौन पाया जाता है, जेनॉन। और जो नहीं पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, वो कौन सा है, रेडॉन। वो कौन सा है, नहीं पाया जाने वाला, रेडॉन है। ठीक है, रेडॉन हमारे वायुमंडल में एक ऐसा अक्रिय गैस है जो नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है, तो वो रेडॉन ही है। कौन है, रेडॉन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कौन है वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस, तो दो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है, उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्णकटिबंधीय, उक्त दोनों, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 128। तो कॉफी जो है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वन का पौधा है। ठीक है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ये पता है आपको। कहाँ पे कॉफी अनुसंधान केंद्र है, बंगलुरु में है। बंगलुरु में सबसे ज्यादा कॉफी आपका कहाँ पे, कर्नाटक में। कॉफी स्टेट किसे, कर्नाटक को कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी किस्म का कॉफी कौन सा होगा, अरेबिका होगा। सबसे अच्छी किस्म का कॉफी अरेबिका हो जाएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 129। संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है, संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। केवल पशुचारण के लिए संरक्षित वन, आखेट के लिए, एक ऐसा वन जहां पशुचारण पर रोक लगी होती है तथा उसका उपयोग केवल वाणिज्यिक कार्यों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 129, ये बिल्कुल सही है। एक ऐसा वन जहां पशुचारण पर रोक लगी होती है तथा इसका उपयोग केवल वाणिज्यिक कार्य के लिए होता है। संरक्षित वन मतलब संरक्षित किया हुआ, रिजर्व्ड किया हुआ है, वहां पे पशुचारण नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 130। जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बाद कौन दो देश आते हैं। ठीक है, हालांकि अब जो जनसंख्या की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सबसे ज्यादा विश्व में अगर जनसंख्या है तो किसका है, भारत का। किसका है, भारत। और चीन जो है वो दूसरे स्थान पे आ गया है। चीन आपका दूसरे स्थान पे आ गया है और इंडिया अपना फर्स्ट स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से है। लेकिन यहाँ पे जिस रिपोर्ट की बात की जा रही है उसमें चीन पहला है और भारत दूसरे स्थान पे। उसके बाद कौन कौन सा देश है ये बताना है, कौन से दो देश आते हैं ये बताना है घटते क्रम में। और 130 का आंसर बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 103। चीन, भारत है, उसके बाद अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, उसके बाद कौन है, ब्राजील है, उसके बाद कौन है, यहीं पे लिख देते हैं। उसके बाद ब्राजील है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। ब्राजील, ब्राजील है, फिर पाकिस्तान है और फिर बांग्लादेश है। ठीक है, और बांग्लादेश। तो पहला स्थान पे चीन, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे इंडोनेशिया है, पांचवें पे ब्राजील है, छठे पे पाकिस्तान है और सातवें पे बांग्लादेश है। आंसर क्या हुआ, 130 का बी सही आंसर हो गया। 130 का बी सही आंसर हो गया। ठीक है, ये तो जनसंख्या की दृष्टि से है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है। पहले स्थान पे रूस है, रूस पहले स्थान पे है, फिर आपका कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है। ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, रूस, कनाडा, रूस, कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, अमेरिका है, फिर आपका कौन सा है, फिर आपका ब्राजील है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये किस हिसाब से है, ये आपका क्षेत्रफल के हिसाब से है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना, 2.42% अपने भारत में निवास करती है। ये ऑस्ट्रेलिया के बाद है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है, भारत के बाद अर्जेंटीना है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से। और 17.5% आबादी जनसंख्या जो है भारत में निवेश करती है, निवास करती है। ठीक है, चलिए इसका क्या हुआ, बी सही आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 131।
ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय, थार मरुस्थल कहाँ है आपका, भारत और पाकिस्तान के पर स्थित। अब बताइए इसको रोकने का कारगर उपाय क्या, वन रोपण होगा, कृत्रिम वर्षा होगा, नहरों द्वारा सिंचाई होगा, एक से अधिक होगा कि नहीं होगा। बताइए क्या। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर बता देंगे। चलिए, वन रोपण करके, वन रोपण करके, वन लगाकर हम किसी मरुस्थल स्थानीकरण को रोक सकते। 131 का आंसर क्या हो गया, आंसर हो 131 का ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने नदी मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती है, महानदी है, गोदावरी है, एक से अधिक है, या इनमें से। तो ये दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो डेल्टा के बजाय किसका निर्माण करती है, डेल्टा तो नहीं बनाती है लेकिन एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये दोनों विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, किससे, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ, खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती कहाँ से, मूलताई से ताप्ती निकलती है। ठीक है, किस किस पहाड़ से, नर्मदा नदी की बात करें तो ये आपका किस पहाड़ से, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी से। नर्मदा किस किस पहाड़ के बीच में है, देखिए ये आपका विंध्याचल, ये सतपुड़ा और ये आपका अजंता। तो इसके बीच में जो है, इसके बीच में ये आपका नर्मदा और ये आपका ताप्ती नदी, ये नर्मदा और ये ताप्ती। इसका नाम क्या है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। इसका नाम सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा। और इसका नाम अजंता, इसका नाम अजंता। और इस दोनों का नाम क्या है, इसका नाम नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी, सतपुड़ा और अजंता के बीच से ताप्ती नदी निकलती है। क्लियर है, चलिए। तो डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी है, तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी आपकी ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी जाएगी। ठीक है, बाकी महानदी उड़ीसा में बहती है, गोदावरी जिसे कि दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा, भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ है। केंद्रीय वन्य अनुसंधान कहाँ है, देहरादून। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान की बात करें, ये कहाँ है, देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान, केंद्रीय केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए, केंद्रीय चारागाह और आपका ये कहाँ है, केंद्रीय चारागाह अनुसंधान संस्था कहाँ है, झांसी में। चारागाह और घास अनुसंधान संस्था कहाँ है, झांसी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। केंद्रीय चारागाह और चारागाह को कौन सा, घास अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पे, झांसी में। कहाँ है, झांसी में है। मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में। मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में। मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में स्थित है। तो इसका आंसर बताइए, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 133 का क्या हो जाएगा, देहरादून में। कहाँ, देहरादून में वन्यजीव संस्थान भी है, केंद्रीय वन अनुसंधान भी आपका कहाँ है, देहरादून में ही स्थित है। आगे चलते हैं, हाँ, वनस्पति अनुसंधान आपका लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान की बात करें, वनस्पति अनुसंधान ये आपका लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे, लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 134, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है। हीराकुंड जलाशय का किस नदी पर निर्माण किया गया है, सतलज
गोदावरी, महानदी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। हीराकुंड जलाशय का भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर ही है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना लिख लेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। ये आपका किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। कहाँ पर? पंजाब में, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना आपका हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी, नागार्जुन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी हो जाएगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, ठीक है। उसके बाद आपका नाथपा झाखड़ी परियोजना, नाथपा झाखड़ी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, नाथपा, नाथपा झाखड़ी परियोजना, झाखड़ी परियोजना, ठीक है। कौन सी? सतलज नदी, सतलज नदी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी कहाँ पे? यूपी में हो जाएगा। हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी उड़ीसा में, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी कहाँ पे? उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में होगा। क्लियर है? 134 का क्या हो गया? सी सही आंसर हो गया, 134 का सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 135। कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है, ये बताना है। कोंकणी कहाँ की है, ये बताना है, ठीक है। कोक बड़ोक की बात करें, कोक बड़ोक, कोक बड़ोक ये कहाँ की भाषा है? तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का? कोक बड़ोक कहाँ का भाषा है? त्रिपुरा का भाषा कोक बड़ोक है, ठीक है। कोंकणी कहाँ का है? गोवा का। कोंकणी कहाँ? गोवा का है। पश्चिम बंगाल का क्या है? बांग्ला, पश्चिम बंगाल का बंगाली या बांग्ला भाषा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का भाषा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का भाषा आपका तेलुगु हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कौन सा? तेलुगु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु का तमिल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा, तमिलनाडु का तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा? तमिल भाषा हो जाएगा, तमिल। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक का आपका कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आंसर क्या हुआ? 135 का बी सही आंसर हो गया, बी 135 का सही आंसर हो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 136। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू, एक से अधिक या इनमें से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। अब आप बताइए काल वैसाखी कहाँ कहते हैं? काल वैसाखी कहाँ कहा जाता है, ठीक है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 136 का सी सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 137। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा के लिए, परिशोधन के लिए, उर्वरक के लिए, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। नांगल किस लिए जाना जाता है? नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक के लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उर्वरक। अच्छा, उर्वरक संयंत्र की बात करें तो सबसे पहले उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा? सबसे पहले सुपर फास्फेट उर्वरक संयंत्र का पहला कारखाना 1906 में रानीपेट में लगा था। कहाँ पे? रानीपेट में लगा था सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना। सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट का कारखाना, सबसे पहले उर्वरक का कारखाना 1906 के रानीपेट में लगा था, रानीपेट में लगा था, ठीक है। उसके बाद आपका एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो कि 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था, उर्वरक कारखाना था। उर्वरक कारखाना प्रथम कौन था? प्रथम कौन था जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी? ये सिंदरी में स्थित है। कहाँ पे? सिंदरी में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र आपका कौन सा है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र है, ठीक है। कृभकों का कहाँ पे है? ये आपको बताना है। कृभकों का
कोक आधारित कहाँ है? तलचर उड़ीसा जो है, तलचर उड़ीसा में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये आपका कोक आधारित हो जाएगा। कोक आधारित उर्वरक की बात करें, कोक आधारित उर्वरक की बात करें तो ये कहाँ है? ये तलचर उड़ीसा, तलचर उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद आपका रामागुंडम जो कि आंध्र प्रदेश में है। रामागुंडम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, नांगल उर्वरक के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 138, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। इससे पहले के डिस्कशन में हम आपको बताएं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की अगर हम बात करें, गोदावरी की बात करें तो कहाँ से निकलती है? नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, ठीक है। उसके बाद चलिए, गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, पेन गंगा, ठीक है। प्रवरी, प्रवरी, ठीक है। वर्धा, वर्धा, सबड़ी, ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब की सब गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। ये सब की सब किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। हाँ, सबरी है, मंजीरा है, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा, दक्षिणी गंगा तो गोदावरी को कह दिए। अब दक्षिण भारत की गंगा, एक क्वेश्चन बना आपका, दक्षिण भारत की गंगा, ये कौन? ये हो जाएगा कावेरी। कौन? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाएगा। तो 138 का क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, बी सही आंसर हो गया। आगे चले, आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 139, म्यांमार, म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? सबसे पहले म्यांमार की सीमा है किस साइड? पूर्व की साइड है, ठीक है। अब बताना है क्या हो जाएगा। इंडिया मैप, इंडिया का मैप कहाँ है भाई? इंडिया का मैप कहाँ है? हाँ, यहाँ है। म्यांमार की बात की जा रही है। म्यांमार आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। किधर है? पूर्वी हिस्से में है। कहाँ पे है? पूर्वी हिस्से में। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है ना। पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है। उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है, और ये आपको याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर आपका मिजोरम है। टोटल कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ टोटल 4 राज्य सीमा। चलिए, जब सीमा की ही बात हो रही है तो कुछ और की सीमा देख ले। जैसे सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा होता है, ठीक है। 4096 पॉइंट समथिंग होता है। तो बांग्लादेश के साथ देखिए, पश्चिम बंगाल जो कि सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है, फिर असम है, मेघालय है, फिर दोबारा असम है। यानी असम जो है बांग्लादेश से कितनी बार? 2 बार सीमा साझा करता है। असम कितनी बार? 2 बार करेगा। उसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के साथ 0 लाइन सीमा रेखा इंडिया का और बांग्लादेश का है, त्रिपुरा के साथ, ठीक है, 0 लाइन। उसके बाद त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीनों और बांग्लादेश से घिरा है, तीनों और किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद मिजोरम है। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5, यानी बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा हुआ? 5 सीमा बांग्लादेश के साथ साझा हुआ, ठीक है। ये सब बातें, ये सब डाटा आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद भूटान का देखते हैं। भूटान, भूटान किसके किसके साथ? इस साइड सिक्किम से, इस साइड अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम की तरफ
सिक्किम के साथ, और नीचे में आपका पश्चिम बंगाल और असम। टोटल कितना, 4 हो गया। कौन कौन हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। टोटल कितना, 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा किया। उसके बाद नेपाल की बात करते हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितना हुआ, 5 ना, 5। नेपाल के साथ कितना साझा हुआ, 5 सीमा साझा हुआ। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा किया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं। यही था ना, अरुणाचल प्रदेश था, फिर नागालैंड था, फिर मणिपुर था, फिर मिजोरम था। इसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हाँ, ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर हो गया, एक सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। अराकाम योमा पर्वत भी कहाँ है। आगे क्वेश्चन नंबर 140, चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में अवस्थित। चलिए, किस में अवस्थित है ये तो आप बताइए। पहले देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं। क्या, भारत का नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आकृति है घोड़े के पैर के समान है, घोड़े के पैर के समान है। ठीक है, चलिए। सबसे चौड़ा है, सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात ही सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्लियर है, इतनी सी बातें क्लियर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, उचिकल जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, उचिकल जलप्रपात, उचिकल जलप्रपात। ठीक है, किस नदी पर है, बराही नदी पर, बराही नदी पर स्थित है। कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे। आपका आगे हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे, झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे, झारखंड में स्थित है, झारखंड में ये। क्लियर है। जोगिया गुड़सप्पा शरावती नदी कर्नाटक पर, धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। लिख लीजिए, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कौन सी, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर। 140 का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 141, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क और तांबा है। अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क और तांबा है। क्वेश्चन नंबर 141, चलिए देखते हैं। अभ्रक कहाँ पे, हजारीबाग। बॉक्साइट कहाँ पे, पलामू। तांबा, खेतरी। और लौह अयस्क कहाँ पर, क्योंझर में। 141, ठीक है। अभ्रक कहाँ पे हो जाएगा आपका, हजारीबाग में। बॉक्साइट कहाँ पे हो जाएगा, पलामू में। तांबा, खेतरी फेमस है। लौह अयस्क के लिए क्योंझर उड़ीसा फेमस है। तो ए का क्या हुआ, ए का हो गया 2, बी का हो गया आपका 3, ठीक है, सी का हो गया 4 और डी का हो गया आपका 1। ए का 2, ए का 2, ए का 2, 2, बी का 3, ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 142, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है। सुल्तानगंज, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार। ठीक है, एक लाइन में अगर बोले गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है, ये आपका कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी।
चलिए, गंगा डॉल्फिन की बात करें तो इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो वो किया गया 2009 में। कब? 2009 में। गंगा डॉल्फिन को स्थानीय स्थानीय भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? टूसू के नाम से भी इसे स्थानीय भाषा में जाना जाता है। ठीक है। गंगा डॉल्फिन के लिए सेंचुरी जो स्थापित किया गया है, ये सुल्तानगंज भागलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है। कहाँ पे? भागलपुर में। विक्रमशिला जो आपका पुल है वहां पे। ठीक है। कहाँ पे है? भागलपुर में स्थित। ठीक है, भागलपुर। और भागलपुर में कहाँ पे? सुल्तानगंज में। भागलपुर में कहाँ? सुल्तानगंज में हो जाएगा। ठीक है, सुल्तानगंज में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कब किस दिन 21 जून को पड़ती है? उसको क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति बोलते हैं। उस दिन कर्क रेखा पर दिन लंबा रात छोटा होता है। और सेम टू सेम घटना मकर रेखा पर भी होती है, जिसे कि मकर संक्रांति यानी शीत अयतांत बोलते हैं। उस दिन मकर रेखा पर दिन लंबा रात छोटा किया जाता है। और ये घटना कब होती है? 22 दिसंबर को ये घटनाएं होती है। ठीक है, अब ये कर्क रेखा है कहाँ पे ये आपको बताना है। विषुवत पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कहाँ पे? कर्क रेखा बोलते किसको है? सिंपल सा तो क्वेश्चन है, कर्क रेखा बोलते किसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। और अगर यही 22 दिसंबर का दिया रहता तो क्या हो जाता? 23.5 डिग्री दक्षिणी हो जाता। 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी नीचे वाला हो जाता। और विषुवत की बात करें तो विषुवत को और किस किस नाम से जानते हैं इसे? और भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए, इस पे डिस्कशन हो चुका है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 144। देवदार और फर किसके प्रकार हैं? तो ये हम कई बार बता चुके हैं, कल भी शायद बताए हैं। शंकुधारी वृक्ष का है ना? शंकुधारी वृक्ष का ये आपका हो जाएगा या पर्वतीय वृक्ष का। तो देवदार है, फर है, चीड़ है, चीड़ का पौधा है, स्प्रूस है। ठीक है, ये सब आपका किसका? शंकुधारी वृक्ष में आएगा। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की बात करें तो इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा? उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय सदाहरित वन, सदाहरित वन। इसमें कौन कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा रोजवुड, सरोजवुड, सरोजवुड। ठीक है, मोहोगनी, एनी, अबनी, बेत। ठीक है, अबनी, बेत, रबर, ये सब आपका किस में आएगा? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में आएगा। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत होती है। और तापमान कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तापमान कितना? 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए। ज्यादा तापमान। ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मुख्यतः 4 हिस्सों में पाए जाते हैं। एक आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, दूसरा अंडमान निकोबार हो जाएगा, तीसरा लक्षद्वीप हो जाएगा, और चौथा आपका शिलोंग का पठार यानी मेघालय का जो हिस्सा है वो हो जाएगा। शिलोंग पठार हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, शंकुधारी वृक्ष। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 145। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट तो कृत्रिम उपग्रह है। हेली एक धूमकेतु है। हेली एक धूमकेतु है जो कि अब कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। 2062 में दिखेगा। और पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ना? चलिए, पृथ्वी का एक ही है, बुध और शुक्र का नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है। और मंगल की बात करें तो मंगल के पास 2 उपग्रह है। कौन कौन है? फोबोस है और डिमोस। 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? सर्वाधिक उपग्रह
शनि के पास है। किसके पास है? शनि के पास है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है? बृहस्पति दूसरे स्थान पर है, बृहस्पति दूसरे स्थान पे। ये भी, इस पर भी डिस्कशन हो चुका। आगे क्वेश्चन नंबर 146, वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान सबसे ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सब आपका कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, जलवाष्प है, ठीक है। उसके बाद आपका मीथेन है, मीथेन है, ठीक है। ये सब आपका कौन सा है? ये सब का सब आपका कौन सा हो जाएगा? वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसके लिए कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्टिव होता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 147, प्राकृतिक संसाधन का निम्नीकरण निम्न में से किसके कारण होता है? मृदा अपरदन है, मरुस्थल है, जलाकृति है, मृदा लवणता है। क्या हो जाएगा? कूट के माध्यम से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147। तो ये सभी कारण है जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। निम्नीकरण होता है, निम्नीकरण की बात की जा रही है। मृदा अपरदन भी है, जलाकृति भी है, मरुस्थलीकरण भी है, मृदा की लवणता भी है, ये सभी है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 148, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या? ये बताइए, ग्रामीण जनसंख्या कितना है, ये पूछा गया है। वहीं नगरीय जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? 31.2। नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2 है। नगरीय जनसंख्या 31.2% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाए, सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे स्थान पे अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और प्रतिशत के हिसाब से गोवा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या सिर्फ रहेगा तो महाराष्ट्र होगा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे? गोवा में। प्रतिशत के हिसाब से कहाँ है? गोवा में सबसे ज्यादा है, और सिक्किम में ये सबसे कम है। सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में हो जाएगा सबसे कम। सबसे कम कहाँ? सिक्किम में। सबसे कम कहाँ? सिक्किम में हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना परसेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148 का? तो 68.8, कितना? 68.84 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 68.8% हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर ए। 148 का ऑप्शन नंबर ए। नगरीय जनसंख्या 31.2। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार में। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा गोवा में, और सबसे कम कहाँ पे? सिक्किम में। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 139, रेशम वस्त्रोत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर क्या होगा? कर्नाटक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रेशम के मलबरी, तसर, एरी और मूंगा प्रकार का उत्पादन किया जाता है। भारतीय रेशम की मांग एशिया और यूरोप देशों में सबसे ज्यादा है। तीनों सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर, एक से अधिक सही आंसर। भागलपुर किस रेशम के लिए फेमस है, ये बताना है, ठीक है। सिल्क सिटी किसे कहते हैं? भागलपुर को ही सिल्क सिटी भी कहा जाता है। सिल्क सिटी किसे? भागलपुर को ही कहते हैं। सबसे घटिया किस्म का रेशम कौन होता है? तसर रेशम। कौन सा? तसर रेशम। आगे चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, भारत के किस तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा चक्रवाती अवदाब और तूफान से होता है? तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जहां पर वर्षा जो है ये उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से या लौटती मानसून की वजह से बोल सकते हैं, लौटती
मानसून के वजह से बोल सकते हैं होती है, ठीक है, कोरोमंडल तट पर होती है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, और इसकी भी कौन सी, अरब सागर वाली शाखा से, अरब सागर वाली शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून का प्रवेश, मानसून प्रवेश कब करता है? जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रवेश करता है। कहाँ पे? केरल तट पर, केरल तट पर प्रवेश करता है और पश्चिमी घाट पर भारी बारिश करवाता है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था हमारा सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही आज का डिस्कशन आपका यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेट में एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना अपना ध्यान रखेंगे, बस अपना अपना ही ध्यान रखें, ठीक है। और चलिए गुड नाइट।